शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होना चाहिए? 14% से अधिक। कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए आर्द्रता? 14% से अधिक। अच्छा, रबी फसल का जो है बताइए तो कौन कौन है? चना, मटर, सरसों, आलू। बुआई का समय अक्टूबर नवंबर। बुआई का समय अक्टूबर नवंबर। कटाई का मार्च अप्रैल। कटाई का समय मार्च अप्रैल। खरीफ फसल जो है कब से कब? जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। खरीफ फसल का नाम बताइए। गेहूँ नहीं, देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। जायद फसल हाँ, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। हाँ, अब बुआई का समय मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी एक साथ करना। पशुपालन के साथ कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत में जो है चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? पंजाब। अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए जो है कितना वर्षा होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु मानी जाती है चावल की कृषि के लिए। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान या चावल का? धान या चावल का। ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल। बिहार में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास में। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास में। चलिए, मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती जो है वर्ष भर की जा सकती है। खरीफ, रबी या जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। किसका खेती? मक्का का। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? धान की। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। धान के फसल में किस जीव का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती का कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला के। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला को जो है सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है?
जैव संवर्धित ज्वार की। प्रभावी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट क्या है? गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे होता है? टिलेटिया इंडिका नामक कवक से। कौन रोग? करनाल बंट रोग, कवक जनित रोग। करनाल बंट रोग क्या है? कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। नीचे वाला लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसी से आ गया था पिछला बार में। चलिए, कृषि उत्पादन में संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। इसमें सब में जो है लॉजिक लगल है क्रांति में, खाली ध्यान से समझ के पढ़ेगा तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे? फल एवं सब्जी उत्पादन से या बागवान या कृषि। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। कृष्णा या काली क्रांति खनिज तेल या पेट्रोलियम। खनिज तेल या पेट्रोलियम से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। पानी नीला रहता है तो उसमें मछली रहता है, तो इसी हिसाब से नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू गोल होता है तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक तो है। भूरी क्रांति DAP कैसन होता है? भूरा, भूरा कलर होता है, इसी जो है भूरी क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सरसों कैसा होता है? पीला, इसी हिसाब से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब हो गया इंद्रधनुष में सब कलर आता है, तो ये जो है कृषि संबंधी समग्र क्रांति। कृषि संबंधी जितना भी क्रांति है तो उस सब को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। अमृत क्रांति किससे? नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना या टिकाऊ कृषि। सदाबहार क्रांति है कृषि उत्पादन को दोगुना करना। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली। गुलाबी प्याज कैसा रहता है? गुलाबी कलर रहता है ना, तो इसी प्रकार से गुलाबी क्रांति जो प्याज उत्पादन और झींगा मछली। झींगा मछली किसको कहता है? कहीं इचना मछली को, ये भी ध्यान रखना। इचना कीड़ा है, वो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। लाल की कौन कौन सा चीज रहता है? टमाटर और मांस भी लाल रहता है, तो इसलिए लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन हेतु। बाजरे की कृषि किस जलवायु में होती है? उष्ण एवं शुष्क। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली है। औस और बोड़ो किस फसल की किस्म है? धान की। औस और बोड़ो किस फसल की किस्म है? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश होना चाहिए। मध्य प्रदेश होगा, 2 नंबर महाराष्ट्र होगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। कौशल जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी फसल में। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों हेतु क्या आवश्यक है? कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये जो किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर जो है उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति में क्या किया था? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना। जैसे कहते हैं ना हाइब्रिड, वही हाइब्रिड वाला बीज सब जो है लाया था।
हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन व उत्पादकता में हुआ था? गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा उत्पादन का वृद्धि किस में हुआ था? गेहूं में हुआ था। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? चाय से। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना का। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल किस में किया जाता है? भारत में, असम में। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ था, मतलब जीआई टैग मिला था। किसको? असम के मूंगा रेशम को। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है, मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि 90 से 120 दिन। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि 90 से 120 दिन, मतलब 3 महीना से 4 महीने तक हो सकता है, 10-20 दिन। हाँ, चलिए देखिए, प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कानपुर जो है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। चावल अनुसंधान मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उड़ीसा के कटक में। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ पूरा इंटरनेशनल, पूरा मतलब विश्व में। कहाँ है? मनीला में। राष्ट्रीय मतलब भारत का हो गया था उड़ीसा के कटक में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ओलंपो। कहाँ है? ओलंपो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। रबर का कोट्टायम केरल। रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में, इसीलिए वहाँ का उसका जो है मुख्यालय कोट्टायम केरल में। चाय का बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड का कोच्चि केरल। मसाला के लिए भी फेमस है कोच्चि, तो केरल। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती कहाँ पर? पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इसी को कहते हैं। इलायची की पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है। ये विश्व भूगोल में प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात। चलिए, विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ताजे झील का बात कर रहे हैं। सुपीरियर झील मीठे पानी का झील होगा ना विश्व में। खारा का झील है। विश्व में जो है सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल झील रूस में। गहराई कितना है? 1642 मीटर। बैकाल झील 1642 मीटर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झीलें किस देश में स्थित है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कौन सा है? 11 झीलों का समूह है। प्रसिद्ध जो है उंगलीनुमा झील किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यही जो है 11 झीलों का समूह है। कोनो भी क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा गहराई में जाइए जरूर, समझे। यहाँ पर नहीं मिलता है, जैसे अपना पढ़ते रहते हैं, जैसे मान लीजिए सुपीरियर झील है तो इसका कितना गहराई है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ देखिए। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, अभी तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि देख पाएंगे, सब याद रहता नहीं है। तो कोनो क्वेश्चन जब भी पढ़ते रहते तभी जो है उसका सर्च करके देख लीजिए कितना क्या है उसका गहराई। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? दरार घाटी की झील है। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? दरार घाटी की झील है। आमू दरिया और सीर दरिया नदियाँ किस झील में गिरती है? अरल सागर झील में। आमू दरिया और सीर दरिया नदियाँ किस झील में गिरती है? अरल सागर झील में। चलिए, विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। और टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। योसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका। योसेमाइट जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका। सुदरलैंड न्यूजीलैंड। सुदरलैंड न्यूजीलैंड। वोलोमोम्बी ऑस्ट्रेलिया। वोलोमोम्बी जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया में। गैवेर्ने फ्रांस। गैवेर्ने फ्रांस। और टाइसेफालेन नॉर्वे। टाइसेफालेन नॉर्वे। रिचेनबैक कहाँ है? स्विट्जरलैंड। रिचेनबैक स्विट्जरलैंड। माल्डसफोसेन नॉर्वे। और रिबन संयुक्त राज्य अमेरिका। रिबन संयुक्त राज्य अमेरिका। झील देखिए, कैस्पियन सागर झील जो है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान में। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। विक्टोरिया युगांडा, केनिया व तंजानिया। विक्टोरिया कहाँ? युगांडा, केनिया व तंजानिया। ह्यूरॉन कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। ह्यूरॉन कहाँ? कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बैरियर कनाडा। ग्रेट बैरियर कनाडा। ग्रेट स्लेव ये भी कनाडा। ग्रेट बैरियर और ग्रेट स्लेव कनाडा। ईरी कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। ईरी कहाँ है? कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। विनिपेग कनाडा। विनिपेग कनाडा। ओंटारियो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, बालखस कजाकिस्तान। बालखस कजाकिस्तान। ओनेगा रूस। ओनेगा रूस। उसके बाद जो है अल्बर्ट युगांडा व कांगो। अल्बर्ट कहाँ? युगांडा व कांगो। मनीटोबा कनाडा। ग्रेट साल्ट अमेरिका। ग्रेट साल्ट अमेरिका। वुड कहाँ? कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। वुड कहाँ? कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। लुडविग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविग नहर कहाँ? दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सा? लुडविग नहर। चलिए, इसमें याद किए हैं। और कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक। चलिए, लाफिंग गैस या हंस गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस या हंस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला N2O। N2O। लाल सिंदूरिया रेड लेड। लाल सिंदूरिया रेड लेड लेड पैरोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? लेड पैरोक्साइड। इसका फॉर्मूला है Pb3O4। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नमक का अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला HCl। अम्लराज में सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज में क्या सब रहता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 और 3HCl। HNO3 प्लस 3HCl। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO प्लस H2। CO प्लस H2। बॉक्साइड में हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3 इंटू 2H2। बॉक्साइड में हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3 इंटू 2H2। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की पूछा भी था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। इसका फॉर्मूला क्या है? CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशिया का मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला MgO। ब्लैंक जिंक, जिंक सल्फाइड ZnS, ब्लैंक जिंक, जिंक सल्फाइड, इसका फॉर्मूला ZnS। भारी हाइड्रोजन क्या होता है? ड्यूटेरियम, D2O होना चाहिए ना, हाँ ड्यूटेरियम खाली D, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल होगा तब ना D2O, हाँ भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला D2O। और सिलिका का सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका का सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, क्या फॉर्मूला है? SiO2। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। इसका रासायनिक सूत्र CH4। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH, सिरका का CH3COOH। एल्कोहल कौन सा? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। पीने वाला अल्कोहल कौन है? इथाइल अल्कोहल है पीने वाला, हाँ जहरीला। ये भी क्वेश्चन पूछा था TR 2 में। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। यह प्रथम क्या है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक होगा। कौन है? यानी बायोलॉजी में। ब्राइट रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। ब्राइट रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। गुर्दा किडनी का गुर्दा कहे छै, लिवर के गुर्दा कहे छै? हाँ लिवर है यकृत अलग भेलै, लेकिन गुर्दा किडनी कहे छै। नहीं गुर्दा शायद किडनी कहे छै। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। पाइरिल्ला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। पाइरिल्ला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा रोग का नाम है, विषाणु जनित रोग है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस का। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन है? काला कीट और स्मट। कवक जनित रोग गेहूं में काला कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। धान के टुंगड़े विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। बर्ड फ्लू जो है H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु H5N1 के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है? रुधिर या ब्लड को। थैलेसीमिया में ना जो है रक्त का थक्का नहीं बनता रहता है, के कमी से भी नहीं बनता है। एगो जो है अनुवांशिक बीमारी भी होता है। सबसे पहले कोनो रानी को जो है देखा गया था ये बीमारी, एलिजाबेथ को। हाँ। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। पशुओं में क्या? प्रोटोजोआ जनित रोग। इसको जो है अपने से अथी से ट्रिक से याद कीजिएगा, ऐसे ही याद नहीं होगा। जो है या जो है प्रोटोजोआ जनित हो या कवक जनित हो या विषाणु जनित हो, ये जो है मोबाइल में ट्रिक से निकाल कर ट्रिक से याद कीजिएगा।
ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में H क्या है? प्रतिजन है। रक्त में H या H फैक्टर क्या है? प्रतिजन है। RH क्या है? फैक्टर प्रतिजन है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस या कुत्ता काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किस विषाणु के कारण होता है? रेबीज वायरस से। खसरा जो है किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? कोर्टिकोलस कहलाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है? यकृत करता है। पचे हुए भोजन में जो है मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कोनो भी जहरीला पदार्थ कुछ होगा, शराब पीता है तो कौन चूषण करता है उसका? यकृत करता है। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। कालाजार का संचार सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का। काली खांसी से बचाव के लिए DPT। और DDT जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस तीनों में काम करता है। कौन? DDT। और सिर्फ काली खांसी के लिए DPT। इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस है। ये दूसरा उसमें DDT रहता है। डिप्थीरिया DDT रहता है कि DPT रहता है? DDT का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? अब ये पढ़े थे ना। DDT का कोई टीका वैक्सीन नहीं है। DPT है। DPT होता है तो इसका मतलब DPT। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में ये है। ये हुआ था नहीं हुआ था? बोले तो पढ़ के आने के लिए पहले ना आधा करा देते हैं आज। इसका जो है अब डायरेक्ट नहीं पूछता। इसका इस साइड वाला ये सब याद रखिए। कौन अधिवेशन में क्या क्या जो है मुख्य काम हुआ था, ये सब चीज़ को याद रखना जरूरी है। चलिए 1885 में जो है कहाँ पर इसका अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? मुंबई में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? WC बनर्जी। इसमें प्रमुख घटनाएं देखिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक या गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रारंभ में इनका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसके बाद 1886 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1886 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष भी था। कौन? दादा भाई नौरोजी। इसमें देखिए महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर क्या किया? आमंत्रित किया था। गार्डन पार्टी पर आमंत्रित कब किया था? 1886 के अधिवेशन में। इस समय जो है कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन था। इस समय जो है नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन? इंडियन एसोसिएशन था उसी का, सुरेंद्र बनर्जी वाला। 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी था। कब? 1887 में मद्रास में।
इसमें देखिए प्रमुख घटना क्या, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा सशस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। कौन सा अधिवेशन में? 1887 में सर्वप्रथम जो है तमिल भाषा में भाषण दिया गया 1887 में, तथा सशस्त्र अधिनियम में क्या किया गया? संशोधन किया गया। उसके बाद 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसका अध्यक्ष कौन किया था? जॉर्ज यूले। ये जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन? जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले क्या था? प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन सफल हुआ। इलाहाबाद का गवर्नर कौन? ऑकलैंड के विरोध के बावजूद जो है सम्मेलन क्या हुआ? संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने क्या किया? हिंदी में भाषण दिया। लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण कब दिया था? इलाहाबाद के 1888 का अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किया था? जॉर्ज यूले। इसमें जो है लाला लाजपत राय हिंदी में भाषण दिया था। 1890 में देखिए कलकत्ता में, 1890 में कलकत्ता में इसका अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। 1890 में कलकत्ता में इसका अध्यक्षता कौन किया था? फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को क्या किया था? यह संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कौन है? कादम्बिनी गांगुली। कौन है? कादम्बिनी गांगुली। जो इसका जो है क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1890 का जो है कलकत्ता अधिवेशन का। अब चलिए 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका कौन था अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सियानी। इसमें क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष था रहमतुल्लाह सियानी। 1905 में कहाँ? बनारस। इसका अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में इसका अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो है बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। कौन में? 1905 के अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। स्वदेशी व बहिष्कार का क्या किया गया? समर्थन किया गया, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय जो है स्वदेशी वस्तु को अपनाया जा रहा था और जो है ब्रिटेन वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। तो उसका क्या किया था? ये समर्थन किया था। ये कौन अधिवेशन? 1905 के बनारस अधिवेशन। 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1906 में कलकत्ता में जो है कौन किया था अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद चलिए इसमें जो है मुख्य कार्य क्या हुआ था? देखिए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से प्रथम बार किया था। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत अधिवेशन। 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। इस जो है कौन किया था अध्यक्षता? रास बिहारी बोस। कौन अध्यक्षता किया था? रास बिहारी बोस। इसमें जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन। इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था। 1911 में देखिए कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर। 1911 में जो कलकत्ता में इसका अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर। इसमें जो पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर किया था। कौन किया था? बिशन नारायण धर किया था। पूरा पढ़िए। चलिए 1916 से जो है 1946 तक का कल फिर देख के आइएगा। ये पूरा मुख्य पॉइंट को पढ़ना है। अब ये नहीं पूछता है, अब यही पूछता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। कौन महीना में? फरवरी 1908 में। कब किया गया था? फरवरी था। फरवरी 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। HRA की स्थापना 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कानपुर में। HSRA का दिल्ली 1928 में दिल्ली में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। मित्र मेला संघ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला का जो है बाद में क्या नाम चेंज कर दिया गया? हाँ चेंज हुआ था। चलिए आगे में मित्र मेला अभिनव भारत समाज, वही तो कहते हैं। मित्र मेला का चेंज करके अभिनव भारत समाज रखा था। हाँ 1904 में। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर क्या किया था? गोली चलाया था। कौन था? बीना दास। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, कौन थी? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूरसेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा सूरसेन। क्या हुआ? अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम था। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम कौन थे? रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाक उल्ला खां। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांति कौन थे? खुदीराम बोस थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को किस कांड में फांसी दिया गया था? हाँ किंग्सफोर्ड के बम कांड में। खुदीराम, इसमें कौन कौन शामिल था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा का फेमस किया था भगत सिंह, लेकिन लिखा था इसको कौन? मौलाना हजरत मोहन ने लिखा था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। कौन किया था? बीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति का जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? इसी जतीन दास का। किसका? जतीन दास का। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? लक्ष्मण अनंत कन्हरे। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? लक्ष्मण अनंत कन्हरे। अब देखिए, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन और उसका स्थापना और संस्थापक। मित्र मेला का स्थापना कब हुआ था? 1899। मित्र मेला का स्थापना 1899। आई कौन किया था? बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी। भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी। अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। कौन किया था? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में। पी मित्रा व पुलिन दास। कौन किया था? पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत समाज 1904 में। अभिनव भारत समाज 1904 में। बीडी सावरकर ने। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति
1907 में वाणिज्य कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिनदास और सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन 1907 में, युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन, बीके घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। बीके घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह कब किया था? 1907 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा भगत सिंह 1926 में। नौजवान सभा कब? 1926 भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, चंद्रशेखर आज़ाद। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिन्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को क्या किया था? संगठित किया था। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिन्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित